नमस्कार। वैसे इस वक्त जिस कमरे में बैठकर आप टीवी देख रहे हैं, अगर उस कमरे में खिड़की है तो सुबह की मीठी मीठी धूप का आप आनंद ज़रूर ले रहे होंगे, उसे देख सकते होंगे। कहने का मतलब ये कि मौसम में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इन दिनों जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो दोपहर से ही वर्ल्ड कप के मैच देखने में तल्लीन हो जाते हैं, और जो हमारी महिला फ्रेंड्स हैं वो जल्दी से घर के काम निपटा देती हैं ताकि अपने फेवरेट सीरियल्स वॉच कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो वर्ल्ड कप देखने की फुर्सत है, क्योंकि उनके पास शायद इतना वक्त ही नहीं कि वे अपने फ़र्ज़ के अलावा किसी और काम के बारे में सोच भी सकें। ऐसे लोग आमतौर पर मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही डॉक्टर से। आप हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर जीपी दुरेजा। बदलते मौसम के साथ जोड़ों की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, और जोड़ों की बीमारियां सभी वर्गों में देखी जाती हैं, बच्चों में भी, बड़े लोगों में भी और वृद्ध अवस्था में भी। जोड़ों की बीमारियों के बहुत कारण हो सकते हैं, पर जो हमको सबसे ज़्यादा जोड़ों की बीमारियां दिखती हैं वो एल्डरली लोगों में या मिडिल एज लोगों में होती हैं, जो कि डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। एक जोड़ों की बीमारियां यंग फीमेल्स में भी देखी जाती है, जिसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। बच्चों में जो जोड़ों की बीमारियां देखी जाती हैं उनके कारण कुछ और तरह के होते हैं, और उनका उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जो जोड़ों की बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ गया है, उसके कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री है, ज़्यादातर हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरा बड़ा बड़ा कारण है डाइट। हमारी जो डाइट है उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से चर्बी के बढ़ने की वजह से वज़न बढ़ जाता है, और वज़न का असर घुटनों पे या और जोड़ों पे पड़ता है। अगर हम सावधानियां बरतें तो ये जोड़ों की बीमारियां या तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जा सकती हैं, उसका आगे बढ़ना रोका जा सकता है, या अगर हम शुरू से ही सावधानियां रखें तो ये जोड़ों की बीमारियां होंगी ही नहीं। अब सावधानियों में क्या आता है, सबसे पहले कि आप जो अपना डाइट ठीक रखिए ताकि आपका वज़न ना बढ़े। जैसे ही आप मिडिल एज में आएँ, एल्डरली एज में आएँ, जैसे कि 40 साल 45 साल से ऊपर, तो आप नियमित एक्सरसाइज करिए। घुटनों की या और जोड़ों की नियमित एक्सरसाइज करने से उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होती हैं, और जो घुटने या और जोड़ ख़राब नहीं होते हैं। और तीसरा, जैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और आप जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से उठते हैं, उन सब में थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा। जैसे कि हमारे आदत होती है कि हम ज़मीन पर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, वो नहीं करना है आपको। और रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। जोड़ों की बीमारियां रोकने के लिए या वो आगे ना बढ़ें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाएं, और फल और बाकी जो दूध जैसे होता है और दही वगैरह होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ैट्स, जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर हम कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे कि केला है या दूध है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो हड्डियों में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, और जोड़ों की बीमारी रोकी जा सकती है। महिलाएं जब 40 या 45 साल की उम्र की होती हैं तो उसमें उनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो या तो खुराक के ज़रिए या जो दवाइयों के ज़रिए कैल्शियम का उपचार लेने से जोड़ों की बीमारियों का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। और बच्चों में जैसे वो बढ़ रहे होते हैं, जैसे लंबे हो रहे होते हैं 12 से 16 साल की उम्र में, उसमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसकी भरपूर्ति नहीं होती तो वो जोड़ों पे असर आता है। तो उस उम्र में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए तो जोड़ों पे असर कम होता है और जोड़ों की बीमारियां कम होती हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है और उसके विद्यार्थियों की तादाद कितनी है?
खैर घबराइए नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये कौन सी पहेली हम आपसे पूछने लगे। जी, हम तो देना चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके काम तो आएगी ही, उसके बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी और खुशी भी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में है और इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की देखभाल और इसका कार्यभार संभाले हुए हैं इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर HP दीक्षित। 12 वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े प्रोफेसर दीक्षित हमारे आज के प्रेरणा स्रोत हैं। आइए मिलते हैं इनसे, जानते हैं इनके बारे में और उन संस्थाओं के बारे में भी जिनका कार्यभार आप संभाले हुए हैं। 1957 में जब मैं BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कन्वोकेशन हुआ उसमें कन्वोकेशन एड्रेस देने पंडित जवाहरलाल नेहरू आए जो उस समय प्रधानमंत्री थे। और उससे भी बढ़ कर के एक बात हुई कि उस पूरे कन्वोकेशन में सिर्फ एक व्यक्ति को DSc डिग्री ऑनरेस काउजा प्रदान की गई और वो व्यक्तित्व था होमी जहांगीर भाभा। आपने नाम सुना होगा, एटॉमिक एनर्जी के हमारे जो कुछ है वो उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। उनको मैंने DSc डिग्री लेते देखा था रेड गाउन में और मेरे मन में उस दिन से संकल्प हुआ था कि ये गाउन मुझे जल्दी से जल्दी ग्रहण करना है और इसलिए मैंने DSc उसी तरह से की और फिर सफलता प्राप्त हुई। वहाँ MSc किया। मेरे शिक्षकों ने देखा कि इसमें रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है और मुझे PhD के पहले ही उन्होंने नियुक्त भी कर दिया विश्वविद्यालय में टीचिंग के लिए। ये जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये अभी कुल 17 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ है और इसके पाठ्यक्रम चलते हुए लगभग 15 वर्ष या और उससे भी कम समय लगा है। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसमें करस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन से बड़ी विभिन्न प्रणाली ली जाती है। जैसे जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं उनके निर्माण करने में देश के विभिन्न संस्थाओं की, अच्छी से अच्छी संस्थाओं के जो शिक्षक हैं वो हमसे जुड़ते हैं। जैसे पाठ्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या IIT या IIM या इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बेंगलोर, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, देश की मानी जानी संस्थाएं, उनके शिक्षक हमारे पाठ्यक्रम बनाते हैं और लिखते हैं। उसमें भी हम विशेष सावधानी बरतते हैं कि 2-3 लोगों से लिखवा कर जो बेस्ट होता है उसको छांटते हैं, उसकी एडिट कराते हैं, सब्जेक्ट एडिटिंग कराते हैं, लैंग्वेज एडिटिंग कराते हैं और उसके बाद जब बच्चा स्वयं पढ़ रहा हो उसको क्या कठिनाई होगी उस दिशा से हम डिस्टेंस एजुकेशन एक्सपर्ट से भी उसकी इवैल्यूएशन कराते हैं और इस प्रकार फिर हम पाठ्यक्रम छाप के विद्यार्थियों को भेजते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये समझ में आया कि टेलीविज़न भी आज उस स्थानों पे नहीं पहुंच पाता है जहां दूरस्थ शिक्षा जानी चाहिए। ख़ासतौर से बिजली पावर कट्स वगैरह की जो स्थिति है, थोड़ा सा भी बड़े शहरों से हटें तो टेलीविज़न भी उतना अधिक माध्यम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमने एक तरफ तो टेलीविज़न का जो हमारा ज्ञान दर्शन चैनल था वो एक चैनल था, उससे बढ़कर आज 3 चैनल हो गया है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक चैनल था, लेकिन अब आप 3 चैनल्स हैं। पर फिर भी हमने ये सोचा कि रेडियो शायद एक बड़ा अधिक और सशक्त माध्यम होगा जो कहीं भी पहुंच सकेगा। और हमने ज्वाइन करने के कुछ ही 2-1 महीने के भीतर प्रसार भारती के साथ एक बड़ा भारी MOU साइन किया, जिसमें 40 FM रेडियो स्टेशन देश में स्थापित करने की योजना है और उसमें से 7 रेडियो स्टेशंस क्रियान्वित हो चुके हैं। 13 और के लिए ऑर्डर्स जा चुके हैं। आगामी 6 महीनों में हमारे 20 FM रेडियो स्टेशंस खुल जाएंगे। पूरे देश के गांव में इसी तरह के ही दृश्य देखे हैं। गांव में सादगी तो है, मगर आज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। भले कामकाज के अलावा पशुओं के चारे का इंतजाम भी उन्हीं का काम है। देश के किस क्षेत्र के गांव में किस प्रकार के अनुमान लगाना आसान काम नहीं। हमारे देश में दुर्भाग्यवश 146 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ब्लैक होल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की लिटरेसी रेट मिनिमम है, सबसे अधिक जागरूकता कम है। वहाँ पर हमने अपनी डाउनलिंक सेटअप की हैं इसी ज्ञान दर्शन की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की, और उन स्थानों को, सुदूर स्थानों को हमने जोड़ा है ख़ासतौर से वीमेन प्रोजेक्ट्स के लिए और वीमेन डेवलपमेंट के लिए और एम्पावरमेंट के लिए। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं जो वहाँ रह रही जो स्त्रियाँ हैं उनको, उनसे देश के बड़े से बड़े लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स हैं या शिक्षा से जुड़े हैं उनसे भेंट करवाना, उनसे उनकी दिक्कतों को समझना और उनको ख़ास तौर से चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन वगैरह के पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये हमने प्रारंभ किया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना मेरे समझ में आया कि बहुत आवश्यक है। इसलिए रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और हेड ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन अधिकतर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से शुरू किया, और वह बढ़ते बढ़ते अब इस स्थिति पे आ गया है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपना एडमिशन खाली ऑनलाइन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म उनको मिल जाता है, वो ऑनलाइन फ़ीस भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हमने जो ऐसे बैंक्स हैं जिनमें IT के द्वारा ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके साथ समझौता किया है, और विद्यार्थियों को इसमें बहुत सहायता मिल रही है, क्योंकि ना तो उनको ड्राफ्ट बनवाना है, केवल रुपया जमा करना है बैंक्स में, उनसे रसीद लेनी है, और हमको सुविधा ये होती है कि वो ट्रांजैक्शन उसी दिन शाम तक हमारे हेड ऑफिस में जमा भी हो जाता है, और इसमें विशेष सुविधा का विद्यार्थियों को अनुभव हो रहा है। और हमारे इस बड़े कार्यक्रम को संभालने में, उसको रिव्यू करने में, जैसे हर महीने के 10वीं तारीख को सारे रीजनल सेंटर से हमारे यहाँ पर हमारे ही ऑफिस में, हमारे कंप्यूटर में सारी जानकारी डेवलपमेंट की जो डिफिशिएंसीज़ हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा में बढ़ाव आ रहा है, अब ये समझ में आता है कि डिस्टेंस एजुकेशन ही एक ऐसा मोड है जो कि सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकली वायबल है और इफ़ेक्टिव है, और इसलिए ये फ्यूचर है कंट्री का। और इस तारतम्य में हमारी जो 10th प्लान प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये कहा है कि आज डिस्टेंस एजुकेशन में 20% लड़के हैं। पूरे मतलब आज जो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर हम कंपेयर करें तो इग्नो और उससे सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में 20% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक लक्ष्य दिया है कि 5वें वर्ष के अंत तक 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी थ्रू डिस्टेंस मोड। ये एक आसान काम नहीं है, और इसके तहत हमने नई ओपन यूनिवर्सिटीज़ स्टेट की खोलने की व्यवस्था प्रारंभ की है।
तो हमेशा मेरी कोशिश ये रही कि इनको सपोर्ट करूं। शुरू में तो मैं इनसे बातें करती थी और ये अपनी प्रॉब्लम में उलझे रहते थे, तो फिर मैं इनसे पूछती थी कि मैंने कहा आपने सुना, तो बोलते थे क्या कहा, फिर से बताना। तो मुझे कभी कभी तो बड़ा बुरा लगता था कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, पता नहीं क्या सुन रहे हैं। फिर हमको समझ में आ गया शायद मैथमेटिशियन जो होते आधे फिलासफर होते तो फिर हमने समझ लिया इनको। ये तो 2:30 बजे रात उठ के भी पढ़ने चले जाते थे। कभी इनको कोई प्रॉब्लम स्ट्राइक करती थी तो 2:30 बजे रात उठ के चले आते थे, अपना प्रॉब्लम करने लगते थे। एक आध बार शुरू में तो मैं डरी कि कहाँ चले गए, फिर देखा तो लैम्प जला के पढ़ रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने हमेशा सपोर्ट किया। हमारी एक ही बच्ची है, ये ज़रूर मुझे गिला लगता है कि मैं इतना व्यस्त रहा पढ़ने में और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कि फैमिली को मैं उतनी केयर नहीं कर सका। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उसने कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रही और आज IIIT इलाहाबाद में पढ़ा रही है। युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि बहुत संभावनाएं हैं, हम में बहुत कैपेबिलिटी है, किसी प्रकार की उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में हम अनेक भारतीयों को गिना सकते हैं जिन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। पर वो ये ना सोचें कि ये विदेश जाकर होता है, एक इस प्रकार की भ्रांति है। अधिकतर लोग जो यहाँ से आगे बढ़ कर के और देश में और विदेश में नाम किया है, उन्होंने यहीं सीखा था, यहीं पढ़ा था। अगर वो यहाँ रहेंगे तो देश का नाम तो ऊंचा होगा ही, पर एक बहुत बड़ा काम करेंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। वो आगे बढ़ें और विश्वास रखें, तो मुझे पूर्ण आशा है कि प्रत्येक हमारा युवा एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। स्कूल छूट गया तो क्या, पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो बिना स्कूल जाए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए आगे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। विषयों का चयन अपनी इच्छा अनुसार, कोई आयु सीमा नहीं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नया दाखिला 25 जनवरी से 15 मार्च तक। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। यदि आप बागवानी से लेकर विपणन तक की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 30 लाख तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए 60 लाख तक के मुफ्त अनुदान का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, करे सपने साकार। डॉक्टर मरीज की जान बचाते हैं। डॉक्टरों के पास अपने लिए भी वक्त नहीं होता, उनके लिए सबसे अजीम होता है उनका काम, मरीज की सेवा। ऐसा अहद वह लेते हैं जब वे डॉक्टरी पास करते हैं। लेकिन दिन ब दिन कमर्शलाइजेशन इस फील्ड में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों पर वर्क प्रेशर भी बढ़ा है और ऐसे में लापरवाही की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है। अगर कभी मरीज़ की देखभाल सही नहीं हो पाती या उसे इलाज के दौरान कोई नुकसान पहुंचता है, तो एक मरीज़ यानी एक उपभोक्ता के पास क्या कोई अधिकार है? आइए जानते हैं इस बारे में कंज्यूमर फोरम मेंबर डॉक्टर प्रेमलता से। डॉक्टर प्रेमलता, किन सर्कमस्टांसेस में उपभोक्ता जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का सवाल उठा सकता है? 1995 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था, मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के माध्यम से ये स्थापित किया था कि डॉक्टर्स भी अब उपभोक्ता अदालतों की परिधि में आएंगे। यदि वो नेग्लिजेंट हैं अपने प्रोफेशन में, तो उनके ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं उपभोक्ता अदालतों में। इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट एंगल से सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा और उसमें 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें यदि पेशेंट सरकारी अस्पताल में है तो क्या स्थिति होगी, और यदि पेशेंट प्राइवेट नर्सिंग होम में है तो क्या स्थिति होगी, यदि किसी क्लिनिक में है तो क्या स्थिति होगी, और यदि वो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो क्या स्थिति होगी। तो हम एक एक करके सारी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। यदि वो सरकारी हॉस्पिटल में है, वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं
एम्प्लॉई होते हैं हॉस्पिटल के, और उसमें उनको पेशेंट पैसा नहीं खर्च करता और उनको फ्री में निःशुल्क दवा दी जाती है। तो इसमें डॉक्टर का और पेशेंट का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, क्योंकि ना वो उसको पे करता है ना उसका कोई संबंध होता है। तो ऐसी स्थिति में जब निःशुल्क उसको ट्रीटमेंट मिलता है तो उसमें डॉक्टर्स किसी भी तरह से नेग्लिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। किंतु ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभी चैरिटेबल कुछ एक एरिया होता है जहाँ पर वो पेशेंट तो पैसा नहीं देता है, किंतु चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होता है और उसमें कोई दूसरा धनाढ़ व्यक्ति जैसे कोई सेठ उसमें पैसा वैसा खर्च करता है। इस स्थिति में अगर डॉक्टर्स को पेमेंट मिलती है, चाहे पेशेंट से ना मिलती हो, फिर भी वो डॉक्टर नेग्लिजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी स्थिति है नर्सिंग होम की। उसमें तो कोई संदेह नहीं है और डायरेक्टली पेशेंट उसमें पैसा देता है और उनसे सर्विसेज लेता है। तो उसमें यदि कोई नेग्लिजेंस होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम सिचुएशन प्राइवेट क्लिनिक्स की भी है कि प्राइवेट क्लिनिक में पैसा देता है और सेवाएं लेता है। उसमें यदि डॉक्टर कोई नेग्लिजेंस करता है और उसके नेग्लिजेंस के कारण अगर पेशेंट को कोई नुकसान होता है तो वो उपभोक्ता अदालतों में डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है। इलाज के दौरान गलती अगर डॉक्टर से हो सकती है तो मरीज़ भी थोड़ा सा लापरवाह हो सकता है। ऐसे में मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रमाणित करना क्या आसान है? सबसे पहले तो मेडिकल नेग्लिजेंस 1995 में जो तय हुआ था, जिसमें उन्होंने श्रेणीबद्ध किया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें आ सकती हैं, उसी में ये भी बताया गया था कि व्हाट इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस एक्चुअली। क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है और एक किसी प्रोफेशन पर सवाल उठाने वाली बात है। तो उसमें थोड़ी सी लापरवाही इधर या उधर हो जाने से आप किसी गलत आदमी को आरोपित कर सकते हैं और किसी सही आदमी को छोड़ सकते हैं। तो उसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो जो प्राइमा फेसी सामने देखने से जिसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में जैसे एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय कोई फॉरेन एलिमेंट बॉडी में छोड़ दिया जिसने बाद में तकलीफ दी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस है। इसी तरह से यदि इंजेक्शन देने से पहले एलर्जी टेस्ट नहीं वो किया और इंजेक्शन दे दिया गया और उससे एलर्जी हो गई, वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस है। क्योंकि अगर कुछ इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें एलर्जी टेस्ट ज़रूरी होते हैं और डॉक्टर ने एलर्जी टेस्ट नहीं किया और पेशेंट को नुकसान हुआ, वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस है। इसी तरह से अगर आपकी नर्स ट्रेंड नहीं है, उसने डायग्नोज प्रॉपरली नहीं किया या डायग्नोज के अलावा कोई दूसरी गलत दवा दे दी है और उस दवा के कारण और ही नुकसान हो गया है, तो वो भी उस पूरी टीम की नेग्लिजेंस है। ये लेटेस्ट डिसाइडेड केस था 98 में कि अगर सारे लोग ही मिलकर ने अपने जूनियर पर छोड़ दिया, जूनियर ने नर्स पे छोड़ दिया, नर्स ट्रेंड नहीं है, उसने ठीक डायग्नोज नहीं किया, इंजेक्शन दूसरा लगा दिया, ये सारी स्थितियां जो हैं किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसमें भी पूरी की पूरी टीम नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी है। तीसरी स्थिति ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आप दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है और आप एलोपैथिक दवाई रह गए, इसमें किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये तो स्पष्ट ही है कि आप गलत कर ही रहे हैं। तो कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई लिख देगा तो उसके लिए नेग्लिजेंट है ही।